हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप मित्रा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टीजीटी लिटरेचर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राजमोहन्स वाइफ सेट द एजेंडा फॉर इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स। जो राजमोहन्स वाइफ है, ये नोवेल है जो कि बंकिम चंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि राजमोहन्स वाइफ ने किस तरह इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में एजेंडा सेट किया है। आप ऑप्शन पढ़िए, खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद ये सोल्यूशन देखिए। ऑप्शन नंबर ए, बाय इंट्रोड्यूसिंग मैजिकल रियलिज्म। ऑप्शन नंबर बी, बाय ब्लेंडिंग इंडियन folklore with English narrative style. Option C, by focusing on historical romance. Option 4, by addressing social issues like marriage and gender roles. जो राजवंश वाइफ है उसमें इन्होंने जो सोसाइटी में जो पार्शलिटी चल रही है जेंडर्स में, उसके ऊपर लिखा था। तो डी विल बी द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। आंसर डी, बाय एड्रेसिंग सोशल इश्यूज लाइक मैरिज एंड जेंडर रोल्स। राजमोहन्स वाइफ जो कि 1864 में लिखी थी, वो द फर्स्ट इंडियन नोवेल जो कि इंग्लिश में लिखी गई थी। इट ओपनली डिपिक्टेड डोमेस्टिक लाइफ, वुमेन्स पोजीशन इन मैरिज एंड जेंडर इनइक्वालिटी, which was revolutionary for the 19th century. At that time, Indian English fiction was just beginning, and Bankim Chandra wrote about real social problems instead of just romance or myth. ठीक है, इन्होंने इसके बारे में लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, what distinguishes the trio of Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao in the development of Indian English novels? Option number A, their emphasis on Western literacy traditions, their use of magical realism, their exploration of social issues and Indian identity, their focus on historical events. इन्होंने जो 3 राइटर्स के नाम लिए हैं, मुल्क राज आनंद के, R.K. नारायण के और राजा राव के, इन लोगों में ऐसा क्या डिफरेंट है जो कि इन्होंने इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में लिखा है? तो इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। आंसर सी, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल इश्यूज एंड इंडियन आइडेंटिटी। मुल्क राज आनंद, इन्होंने कास्ट सिस्टम पे फोकस किया था, पोवर्टी यानी कि गरीबी पे, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन, जिस तरीके से इंडस्ट्री में मजदूरों का जैसे शोषण होता है। इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, अनटचेबल एंड कुली, और अनटचेबल को रिवॉर्ड भी मिला था। R.K. नारायण ने जो इनकी जो बुक्स थी वो डिपिक्टेड स्मॉल टाउन इंडियन लाइफ, यानी कि स्मॉल टाउन में जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में, और जो मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बारे में। ये सब इन्होंने स्पेशल अपनी बुक में लिखा था, मालगुडी डेज में। राजा राव ने ब्लेंडेड फिलोसॉफी थी, मिथ के बारे में लिखा, और गांधीयंस आइडियल्स के बारे में लिखा था, कंतपुरा। ये दोनों ही बुक DSSB में पूछ जाती है। आगे क्वेश्चन हम इसके करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ डज R.K. नारायण फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी रिफ्लेक्ट इंडियन सोसाइटी? अभी हमने मालगुडी के बारे में पढ़ा था, वही है, ये दूसरी बुक है। ऑप्शन नंबर ए, इट पोर्ट्रेस अर्बन लाइफ exclusively. It focuses on political movement in India. It represents a microcosm of Indian culture, superstitions and values. It is a utopian vision of India. अभी R.K. नारायण में पढ़ा था कि सोसाइटी के बारे में बताते हैं, इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, तो ये बुक भी जो है इंडियन कल्चर के बारे में ही थी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। आंसर सी, इट रिप्रेजेंट अ माइक्रोस्कोप of Indian culture, superstitions and values. Malgudi is a fictional town created by R.K. Narayan, but it contains all kinds of Indian people, custom, traditions, festival and beliefs. यानी मालगुडी में एक नॉर्मल फिक्शनल टाउन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि हर तरह के इंडियन पीपल हैं, उनके रिवाज है, उनके ट्रेडिशंस है, त्यौहार और जो मान्यता है उसके बारे में बताया गया है। A microcosm means a small setting that reflect the large whole.
मालगुडी थो स्मॉल इज अ सैंपल ऑफ द एंटायर इंडियन कल्चर लैंडस्केप। मालगुडी जो कि छोटा सा टाउन था, उसमें पूरे एंटायर इंडियन कल्चर को बताया गया था, उसको बोलते हैं माइक्रोकोस्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे डज राजा राव कंथापुरा कंबाइन रियलिज्म एंड मिथ। जो कंथापुरा है ये नोवेल राजा राव द्वारा लिखी गई है और पूछ रहे कि किस तरीके से वो रियलिज्म और मिथ को कंपाइल करती है। अब ऑप्शन देखते हैं। बाय ब्लेंडिंग रिलीजियस डिस्करेजेस, फोकलोर एंड सुपरस्टिशियस विथ विलेज लाइफ। ऑप्शन बी, बाय फोकसिंग ऑन हिस्टोरिकल रोमांस। ऑप्शन सी, बाय पोर्ट्रेइंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल इश्यूज। ऑप्शन डी, बाय यूजिंग मेडिकल रियलिज्म एज अ प्राइमरी डिवाइस। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 4। बाय ब्लेंडिंग रिलीजियस डिस्करेजेस, folklore and superstitions with village life. कंथापुरा tells a real story of the freedom struggle. कंथापुरा में फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी बताई गई है, बट द नैरेटर स्पीक्स इन अ रिलीजियस टोन। आपने पढ़ी होगी अगर कंथापुरा, तो उसमें एक व्यूमेन है, ओल्ड व्यूमेन, जो कि गांधी को रामा और कृष्ण की तरह डिपिक्ट करती है कि जो गांधी और कृष्ण और रामा, यानी फ्रीडम के बारे में बात हो रही है, लेकिन साथ में रिलीजियस बिलीफ भी आ रहे हैं। तो यही इस बुक की स्पेशलिटी थी। एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग गांधी एज एन अवतार ऑफ रामा। दिस स्टाइल ब्लेंड्स रियल पॉलिटिकल इवेंट्स, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स एब्सोल्युटली उसमें पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे थे, विद रिलीजियस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल टू राजा राव द सर्पेंट एंड द रोप। ये बुक है द सर्पेंट एंड द रोप, जो कि राजा राव ने लिखी है। उसमें क्या फिलोसॉफिकल कन्फ्लिक्ट थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, द क्लैश बिटवीन स्पिरिचुअल मटेरियल आइडियोलॉजीज, द एक्सप्लोरेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसॉफीज, द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन of Indian traditions, the role of women in shaping cultural narratives। आपको पता होगा ये जो बुक है द सर्पेंट एंड द रोप, ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है राजा राव की, जिसमें वो अपने वेस्टर्न कल्चर अपनी वेस्टर्न वाइफ और इंडियन कल्चर के बारे में कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। The hero is caught between his French wife and Indian culture roots. The serpent symbolizes Western materialism and the rope symbolizes Indian spirituality. This novel is a partly spiritual autobiography reflecting the author's own East-West culture journey. आगे बढ़ते अगर कुछ भी आपको confusion हो तो you can tell me in the comment section. Question number 6 है, how does a tiger of Malgudi challenge traditional notions of human-animal relationship? A tiger of Malgudi, ये भी बुक है, किसने लिखी थी अभी आपने पढ़ा है, आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन नंबर ए, by emphasizing empathy towards nature and human-like emotions in animals, it symbolizes the bond between human and spirituality. It portrays the harsh reality of rural life। देखिए इसमें रूरल लाइफ के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्होंने ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप के बारे में पूछा, ये तो आंसर कहीं से भी नहीं हो सकता। इट रिप्रेजेंट द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, यानी ये बताता है कि हमें जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर है उसको डिक्लाइन करना है, ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं था। इट सिमिलर्स द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं था। ऑप्शन ए, by emphasizing empathy towards nature and human like emotions। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर ऑफ द नोवेल इज अ टाइगर टेलिंग इट्स लाइफ स्टोरी। द टाइगर इज गिवन ह्यूमन फीलिंग्स एंड अ स्पिरिचुअल जर्नी। इस बुक में जो टाइगर था उसको एज अ ह्यूमन दिखाया गया, जैसे एक ह्यूमन में फीलिंग्स होती है ऐसे उस टाइगर का दिखाया गया। challenging the belief that animals act only on instinct। एक फैक्ट है, दिस इज एन ओनली एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी कि जो इकोलॉजी थी उसकी अवेयरनेस के ऊपर ये स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तब ये बुक रिलीज हुई थी। एंड कंपेशन इन इंडियन लिटरेचर।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ टाइगर ऑफ मालगुडी? सेम ही बुक है. इट हाईलाइट्स द टाइगर स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल इन द वाइल्ड. इट सिंबलाइजेस द हार्मनी बिटवीन नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी. इट पोर्ट्रेस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल. कन्फ्लिक्ट के बारे में तो नहीं था. इट रिप्रेजेंट द प्रोटेगोनिस्ट स्पिरिचुअल जर्नी. इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो बताना है, तो इसमें हार्मनी के बारे में बताया गया था, नेचर और जो स्पिरिचुअलिटी है. आगे बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इट सिम्बलाइजेस द हार्मनी बिटवीन नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी. मालगुडी इट मीन्स द ह्यूमन वर्ल्ड, क्योंकि वो एक स्मॉल टाउन था. आपने पढ़ा है ना, मालगुडी एक स्मॉल टाउन था. और प्लस टाइगर जिसमें वाइल्ड नेचर, इनकी को एग्जिस्टेंस बताई गई है. द टाइगर्स ट्रांसफॉर्मेशन अक्यूज थ्रू मीटिंग अ स्पिरिचुअल गुरु शोइंग दैट ह्यूमंस एंड नेचर कैन लिव इन पीस. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. हाउ डज कंथापुरा रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन फिलोसॉफी? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. हाउ डिड कांथापुरा रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन फिलोसॉफी? कांथापुरा बुक है. ऑप्शन ए, थ्रू द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज. थ्रू द प्रोटेगोनिस्ट कंप्लीट एसिमिलेशन इनटू रूरल सोसाइटी. थ्रू द रिजेक्शन ऑफ अर्बन कल्चर. थ्रू द प्रोटेगोनिस्ट स्ट्रगल टू अडेप्ट टू रूरल लाइफ. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. आइए इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार. The hero is an urban educated person who joins the rural freedom struggle following Gandhi's principle. इस बुक में बताया गया है कि एक हीरो जो इसका मेन है, नरेटर है, वो एक अर्बन एजुकेटेड पर्सन होता है जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करता है गांधी प्रिंसिपल के बेस पे. गांधीयन आइडियाज थे नॉन वायलेंस, सिंप्लिसिटी, रूरल सेल्फ रिलायंस are shown through the protagonist person's journey. The novel is a fictionalized version of the Gandhi-led freedom movement of the 1930s. Question number 9 करते हैं. What is the primary critique of colonialism in Rajas Rao, The Serpent and the Rope? Option number A. It explored the spiritual and cultural disconnection caused by the colonial rule. It avoids addressing colonialism altogether. It glorifies the British presence in India. It focuses only on economic exploitation. नहीं. It glorifies the British presence in India. Glorify नहीं किया था, बताया था कि हाँ British presence है. तो ऑप्शन ए होगा. It explores the spiritual and cultural disconnection caused by colonial rule. आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The hero feels spiritually disconnected from his Indian roots after exposure to the West. आपको याद होगा ये जो बुक है इसमें इनकी जो फ्रेंच वाइफ है और इनके जो इंडियन कल्चर है उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके बारे में डिस्कस किया गया था. Colonial rule brought not just economic exploitation but also cultural alienation. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. हाउ डज रोहिंटन मिस्ट्रीज अ फाइन बैलेंस, ये बुक है जो कि मिस्ट्रीज के द्वारा लिखी गई है, डेपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ये जो अ फाइन बैलेंस है ये किस तरह से पॉलिटिकल पॉलिसीज को कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट करती हैं. by ignoring political themes altogether, by romanticizing their struggles, by focusing only on the elite class, by portraying the harsh realities of poverty and exploitation. आपको पता होगा ये जो बुक है ये इमरजेंसी के टाइम ली गई थी 1975 में, जब इंडिया में इमरजेंसी हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम. तो उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि जब इमरजेंसी हुई तो देश में जो गरीब लोग हैं उनके साथ क्या हुआ, गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई. तो इसी बारे में बुक इन्होंने लिखी थी फाइन बैलेंस. आइए इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देखते हैं. देखिए दी बाय पोर्ट्रेटिंग द हर्श रियलिटीज ऑफ द पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन. रोहिंटन मिस्ट्रीज set the novel during the emergency period, telling the stories of beggars, tailors and slum dwellers.
It shows the direct impact of political corruption and social injustice of vulnerable people. तो ये वीडियो ओके, तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। थैंक यू।